हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सर, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के बारे में आपको गाइड करने आया हूं सर, कि हम बिफोर एग्जाम्स आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बिफोर एग्जाम्स हाउ शुड बी अप्रोच और हाउ शुड बी प्रिपेयर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। ठीक है, सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए है न्यू सिलेबस। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज के हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका पूरा मॉड्यूल 3 ही है, कुछ का मतलब कुछ इंडिविजुअल मॉड्यूल वाले हैं तो मॉड्यूल 3 वाले कुछ होंगे, कुछ 2 मॉड्यूल्स वाले होंगे तो 1 एंड 3 भी हो सकता है, 2 एंड 3 भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, या ऑल मॉड्यूल्स वाले भी बच्चे हो सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी आपके पास 1, 2 या उससे ज़्यादा दिन होंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा दिन है तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आप अच्छे से पूरा पूरा रिवाइज करके जा सकते हो। ठीक है, कम से कम 2 दिन भी हैं आपके पास, पूरे फुल 2 डेज हैं, कि अगर आप सिर्फ आप मॉड्यूल 3 दे रहे हैं, मॉड्यूल 3 जो दे रहे हैं सर उनके पास तो 2 दिन है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे जो एग्जाम देख अपना ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास 2 डेज हैं, उससे भी ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने के आप तो 3, 4, 5 दिन पहले से भी पढ़ सकते हो ना। पहला पेपर आपका कॉर्पोरेट फंडिंग ही होता है, तो आप तो 5 दिन भी दे सकते हो। समझ रहे हो, मतलब जो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मॉड्यूल 3 दे रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ज़बरदस्ती मतलब समझ रहे हो, बाकी लोग दिमाग लगा रहे हैं आप भी लगा रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आपका पहला पेपर फंडिंग है, आप आराम से 3 दिन 4 दिन दे सकते हो, फुल डिटेल में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो बिना कोई शॉर्टकट के। क्लियर है, तो सिंगल मॉड्यूल वाले हैं मतलब सिर्फ मॉड्यूल 3 दे रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से सब कुछ कवर कर सकते हो। प्रॉब्लम किसको जाएगी, जो 2 मॉड्यूल दे रहे हैं जिसमें मॉड्यूल 3 भी है, मतलब 1 एंड 3 दे रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, 1 एंड 3 दे रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं, तो भी आपको 1 डे गैप मिल जाए, मतलब 2 दिन आपको मिल जाएंगे। तो जो 1 एंड 3 दे रहे हैं उनको भी कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम में सिर्फ कौन फंसे हैं, सारे जो ऑल मॉड्यूल्स जो दे रहे हैं उनको तो टाइम एक ही दिन मिलेगा, और जो सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल दे रहे हैं उनको भी गैप नहीं मिलेगी। तो उनको ही बस प्रॉब्लम है, उनको ही थोड़े से शॉर्टकट्स, मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सब में आपको जाना है। ठीक है, बाकी लोगों को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या मोर देन दैट आपके पास है तो आप कन्वीनियंटली अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं चैप्टर का वेटेज आपको बता दूं, अपडेटेड ये जो चार्ट है मेरे ऐप पे अवेलेबल है। तो क्लियर देखो, बाय डिफॉल्ट आप हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट मान लो कि चैप्टर्स ही इतने कम हैं, चैप्टर्स ही इतने कम हैं। पार्ट बी तो अलग ही कर दो, पार्ट बी में चैप्टर्स ही कितने हैं सर, 4 चैप्टर्स का आपका फिक्स वेटेज है, तो वो तो गया, वो तो मतलब हर चैप्टर से आता है और हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पूरा पूरा ही पढ़ के जाना है, और बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। तो अगर आप उसको 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जा सकते हो तो वो आपका एडवांटेज, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको पार्ट बी पढ़ना भी पहले चाहिए और लिखना पेपर में पहले पार्ट बी चाहिए, कि पार्ट बी में न्यूमेरिकल्स नहीं है, पार्ट बी में सिचुएशन क्वेश्चंस भी नहीं आते, पार्ट बी बहुत ही क्लीन, बहुत ही ईजी आता है अगर आपका कवरेज सिर्फ अच्छा है ना। देखो, पार्ट बी में अगर आपको जीतना है ना, 2 चीजें चाहिए। एक है आपका कवरेज बहुत एक्सप्लिसिट, एक टॉपिक भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा, 3 से 4 बार आपको रिवाइज करके जाना है ताकि आपको सारे अंदर के पॉइंट्स याद आए। रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, कितना भी दिमाग लगा लो कंफ्यूजन होगा ही, पॉइंट्स मिक्सअप होंगे ही होंगे, तो आपको वो समझ रहे हो याद करने हैं पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, वो थोड़ा वही बोल रहा हूँ, स्मार्टनेस से आपको चीज़ें याद करनी है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोर और लेस हर जगह सिमिलर हैं तो अपन लिख सकते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ही पर्टिकुलर हैं। तो अगर आपको प्रोविजन बेस्ड पॉइंट्स, वो तो प्रोविजन याद आ गए तो आपको उसके पॉइंट्स याद आ जाएंगे कि आईपीओ है तो भाई क्या प्रोसीजर होता है, एफपीओ है तो क्या प्रोसीजर होता है, राइट इशू है तो क्या है, बरोबर। सब इशू रिलेटेड जो प्रोविजन है, अगर आपको हल्की हल्की प्रोविजन भी याद आ गई ना तो उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आपको याद आ ही जाएंगे। तो आपको बैलेंस करना है, चैप्टर 16 को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना है। 2-3 पॉइंट आपको निकाल के रखने हैं जो कॉमन है, इंटरचेंजेबल है, मोरल सब में है तो वो लिख सकते हैं, सेफ है। दूसरा कि जो प्रोविजन बेस्ड है, तो अगर आपको प्रोविजन, प्रोसीजर कुछ भी हल्का सा कुछ भी याद आ गया ना, आपको 2-3 पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे।
तो 5 से 6 पॉइंट मिनिमम आपको लिख के आने, और 5 से 6 पॉइंट आपको ऐसे स्मार्ट वर्क करो तो आपको रिकॉल हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी पहले पढ़ना है, पार्ट बी लिखना भी पहले ही है, पार्ट बी का कवरेज पूरा रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं। सर इंपॉर्टेंट बता दो, पार्ट बी में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट बी पूरा पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है, और कोशिश करना है कि कम से कम 3 बार पढ़ना है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उसको पहले सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो पार्ट बी को आपने प्रायोरिटाइज कर लिया। ठीक है, फिर आता है पार्ट ए। तो पार्ट ए अब हम दिमाग लगाएंगे कि ज़्यादा कवरेज है, चैप्टर्स मतलब ज़्यादा हैं, और वेटेज अनइवन है, इवन वेटेज नहीं है, सबका इक्वल वेटेज नहीं है। तो अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो क्लियरली देखो दिख रहा है, चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 और 3 तो क्लब करके ही पढ़ना होता है, मैंने आपको बता दिया, काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन प्रोविजन है, क्लब करके आपको पढ़ना है। और क्लब करके अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक वेटेज है, कम नहीं है। ठीक है, इसका भी ठीक ठाक है, कम ही बोल सकते हैं, इसका भी प्राइवेट फंडिंग, इसका भी हमेशा आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स जो क्लियर कट कम वेटेज वाले हैं वो है पहला सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, वो मतलब लास्ट के लिए रखो, टाइम बचा तो पढ़ो, नहीं तो स्किप करो। ठीक है, किसके लिए मैं कह रहा हूँ, जिनको एक ही दिन मिल रहा है या जिनको 2 दिन मिल रहे हैं, जो सिर्फ मॉड्यूल 3 वाले हैं, तो सर पूरा पढ़ना है, पार्ट ए भी पूरा पढ़ना है, पार्ट बी भी पूरा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। सीक्वेंसिंग मैं वही कह रहा हूँ, कौन सी चीज़ें आप लास्ट के लिए रख सकते हो, कौन सी चीज़ें पहले पढ़नी है वो मैं बता रहा हूँ। तो पार्ट बी आपने पहले पढ़ लिया, पार्ट ए में फिर आप देखो क्या क्या पहले पढ़ सकते हो। आईसीडीआर पहले पढ़ लो, पब्लिक फंडिंग। ठीक है, फिर आप ये जो है डेट फंडिंग, गवर्नमेंट फंड बेस, ठीक है, गवर्नमेंट एंड बैंक वाला वो पढ़ सकते हो आप। अदर बोरिंग टूल्स, फॉरेन फंडिंग, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपको पहले पढ़ने हैं और छोटे छोटे बाद में पढ़ने। ठीक है, जैसे कि अदर बोरिंग टूल्स अपना, सॉरी अदर में तो अभी कमर्शियल पेपर पे आपका क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा वेटेज में जंप है, लेकिन उसमें से भी एकाध एकाध आता है, और काफ़ी एक्चुअली वो चैप्टर बहुत ही बेसिक है। अगर आपका एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग था तो मतलब वही है, डिपॉजिट्स, ये वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा उसमें टेक्निकल नहीं है एक्चुअली, तो ईजी है एक्चुअली वो बहुत ही। ठीक है, एनसीआरपीएस में भी 2 या 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एनसीआरपीएस आपने पढ़ा होगा अगर, तो पब्लिक इशू के कंडीशंस होते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट के कंडीशंस होते हैं, ये 2 पे ही क्वेश्चन आया है। एग्जीक्यूटिव में भी जब ओल्ड सिलेबस था तो इसी पे आते थे, तो इसमें अब कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा है ही नहीं, मतलब टॉपिक से नहीं है पूछने लायक जो 5 मार्क के हिसाब से आपको पूछा जाए या 3 मार्क के हिसाब से, तो रिपीट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सर, आपको सारे पास पेपर कवर करने। इंस्टीट्यूट का मैंने कंपाइलेशन बना के आपको दे दिया है सर, ये ऐसा मैंने CFL के सारे पेपर बना के एक फाइल कंपाइलेशन आपको बना के दिया है, मेरे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐप पे आप जाइए और आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे पास पेपर अच्छे से कवर कर लेने। ठीक है, क्लियर है। फिर डिस्टिंग्विश के लिए भी काफ़ी है, तो डिस्टिंग्विश के लिए भी सर अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो उसी में वो कवर हो जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि ऐसा कुछ सेपरेट, समझ रहे हो, कंटेंट नहीं है, ऐसा कुछ सेपरेट आप लिस्ट नहीं बना सकते कि इनमें से ही कुछ आएगा, कुछ भी आ रहा है रैंडम, कुछ भी 2 चीज़ें जो हल्की से भी कनेक्टेड होंगी ना, उनको वो 5 मार्क के लिए पूछ रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बट क्या कर सकते हैं, हमको हर हाल के लिए प्रिपेयर करना है सर। तो आपको ऐसा सोचना है कि 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, शॉर्ट नोट पूछा है, कोरिलेटेड पॉइंट्स जो है ना, डिस्टिंग्विश प्रॉपर डिस्टिंग्विश पॉइंट्स 1 या 2 ही आपको मिलेंगे, तो आप प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 या 3 पॉइंट्स आप 5 मार्क के लिए नहीं लिख सकते, तो बेटर है आप पैराग्राफ स्टाइल में लिखो और दोनों अलग अलग लिखो, और डिस्टिंग्विश पॉइंट्स हैं अगर 1-2 हैं तो पहले पहले वो लिख दो, फिर जनरल टॉपिक्स लिखो। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे गए हैं, ऐसा समझ के भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, तो डिस्टिंग्विश के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स जो बस आपको आखिरी में पढ़ने हैं, लास्ट में पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं? एनसीआरपीएस, सिक्योरिटाइजेशन, फिर है आपका प्राइवेट फंडिंग, ठीक है, और नॉन फंड बेस्ड, और डेट फंडिंग, नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, नॉन फंड दोनों आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे देखो इंपॉर्टेंट है और वो आपको पहले पढ़ने हैं। आईसीडीआर पहले पढ़ना है, ठीक है, और गवर्नमेंट और बैंक फंडिंग पहले पढ़ना है, फॉरेन फंडिंग पहले पढ़ना है, अदर बोरिंग टूल भी पढ़ लो। ठीक है, अब आया है और आ भी रहा है, देखो 11 मार्क का पहले आ चुका है, उसमें 4 मेजर टॉपिक्स हैं, तो आ भी सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा है।
और REIT इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो, मिक्स करके आपको पढ़ना है। तो मिक्स करके तो ठीक ठाक वेटेज है, और हमेशा दोनों मिला के एक क्वेश्चन तो पक्का हमेशा आएगा ही आएगा, इतना मिनिमम वेटेज उसमें रहेगा ही। ठीक है, तो ऐसा है। तो प्राइवेट फंडिंग, नॉन फंड बेस्ड इक्विटी, नॉन फंड बेस्ड डेट, ठीक है, ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लास्ट में रख सकते हो, या इसमें भी जो मेन टॉपिक्स आपको लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, उतने ही पढ़ो। जो 5 मार्क या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, छोटे छोटे जो माइनर पॉइंट्स होते हैं वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेड रिवाइज करना है। चलिए, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दी। अब सर पढ़े कहाँ से, रिवाइज कहाँ से करें? तो मेरे रिविजन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है सर, 271 पेजेस के हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनके पास 2 दिन हैं या 2 से ज़्यादा दिन हैं, तो आप पूरे 271 पेजेस पढ़ सकते हो ना, क्या दिक्कत है? 2 दिन में 18 से 20 या 22 घंटे में आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो भाई, तो आप तो 24 घंटे का भी टारगेट रख सकते हो एग्जाम के 1 डे बिफोर। तो 24 घंटे में या 22 घंटे में या 20 घंटे में 271 पेजेस तो आप कवर कर सकते हो, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूं सीक्वेंसिंग, कुछ भी शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं है। यस, पार्ट बी पहले पढ़ना है, पार्ट ए बाद में पढ़ना है, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज्यादा कोई मेजर शॉर्टकट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन में आप अच्छे से हर चीज को अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है सर, जिनके पास एक ही दिन है वो क्या करें? तो वो पार्ट बी पहले पढ़ेंगे, और पार्ट ए में जो मैंने आपको बताया 4-5 जो बड़े चैप्टर्स है वो पहले पढ़ना है, और फिर जो ये बचे हुए 4-5 चैप्टर्स थे, सिक्योरिटाइजेशन, अदर बोरिंग टूल्स, NCRPS, नॉन फंड बेस्ड इक्विटी, नॉन फंड बेस्ड डेट, ठीक है, ये जो 5-6 चैप्टर है ये लास्ट में पढ़ना है। उसमें भी पहले से ही भले आप टिक कर लो कि भाई ये 5 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं बस 5 ही रिवाइज करूंगा, ऐसा आप कर सकते हो। मतलब पूरा स्किप नहीं करना है, उसमें से जो मेन है शॉर्ट नोट, जो आपके हिसाब से आपको लगता है शॉर्ट नोट या कोई ना कोई चीज आ सकती है, वो आप पहले से ही टिक कर लो। ठीक है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पहले ही टिक कर लो, लास्ट डे पे नहीं सोचना है, सोचने में भी टाइम वेस्ट करोगे। पहले से ही टिक कर लेना है कि भाई ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो मैं पूरे नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हो? 271 पेजेस को अगर आपने 200 पेजेस तक लाया तो 200 पेजेस एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो कवर करने की। 70-80 पेज आपको कम करने, तो ये जो 5-6 चैप्टर है जिनका वेटेज कम है, इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, बाकी सारे जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कट कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसा है। तो जो 2 दिन वाले हैं या 3 दिन वाले हैं उनको पूरे 271 पेजेस पढ़ने हैं, और जो सिंगल डे वाले हैं उनको एक आध दिन बैठ के, अब बीच में एक आध घंटा निकाल के आपको इसको 271 पेजेस को 200 पेजेस पे ला लेना है। 70 पेज आपको कट करने हैं। अब वो आप सिलेक्ट करो, छोटे छोटे अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके ज्यादा वेटेज नहीं है, इनके अंदर बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक करना है, बचे हुए टॉपिक्स आप कट कर सकते हो, और एक रफ जजमेंट ले लेना कि 50-60-70 पेज कट हुए कि नहीं हुए। तो रफली 200 पेजेस या 180 तक भी आप लेके आ गए तो आप 1 डे में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे से रिवाइज होगा। जो काम का है देखो वो पहले आप रिवाइज करोगे, पार्ट बी आप पहले रिवाइज कर लोगे, पार्ट ए में भी जो हैवी वेटेड चैप्टर्स हैं आप पहले पढ़ लोगे, तो आप यही स्मार्टनेस कर सकते हो सर, इससे ज़्यादा क्या करोगे। अब एक और कंसर्न है बच्चों की, वो भी मैं बात कर लेता हूँ सर, न्यूमेरिकल क्या क्या करें। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। काफ़ी बच्चे मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग हैं, और दोनों को प्रिपेयर करने के तरीके अलग होते हैं। तो जब मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ ना सर, न्यूमेरिकल में ज़्यादा है ही नहीं कुछ। न्यूमेरिकल में वही वर्किंग कैपिटल पे आता है, या कमर्शियल पेपर के कॉस्ट पे आ सकता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ फॉर्मूला है वो आप लिस्ट बना सकते हो। 4-5 बड़े ही टॉपिक्स हैं, बस उतने ही न्यूमेरिकल्स हैं, उतने ही हैं। अब प्रैक्टिकल या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो देखो कहीं भी बन सकते हैं। जैसे कमर्शियल पेपर का आपका जो क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर में, अब वो न्यूमेरिकल थोड़ी था, वो प्रैक्टिकल बेस्ड था, वो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था। जो देखो इतने चैप्टर्स हैं आपके, ICDR में पता नहीं कितने ऐसे नंबर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, नंबर्स हैं, इशू साइज हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोविजंस हैं जिनको कभी भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपके लिए थोड़ी बहुत जो मेहनत है वो मैंने की है, लिमिट्स की फाइल आपको बना के दी है। ठीक है, ये भी मेरे ऐप पे अवेलेबल है। लिमिट्स जहां पे भी हैं, न्यूमेरिकल लिमिट्स जहां पे भी हैं, वो मैंने आपको अच्छे से 10 पेज में सारे, देखो मैंने काफ़ी जगह मैंने कंबाइन करके भी दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मेहनत मैंने आपके लिए की है। ठीक है,
तो हर जगह जहाँ भी नंबर्स होते हैं, जैसे अभी देखो रिजर्वेशन हो गया, अब इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट्स है ना, कितना रिजर्वेशन करना है, एम्प्लॉय लेवल पे क्या करना है, ठीक है। तो ये सब कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहो। ग्रीन शो ऑप्शन पे भी लोग बोल सकता है कि आ सकता है 15% ऑफ द इशू, बस आपको लिमिट्स अगर पता है, अब आप प्रोफेशनल लेवल के हो तो एटलीस्ट आप पेपर में उसको अप्लाई कर पाओगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो, ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में काफी कुछ पढ़ चुके हो, एग्जीक्यूटिव का आपको बेस है, आपने पेपर पास किया हुआ है, तो आप एक बेटर सिचुएशन में हो। एग्जीक्यूटिव के बच्चे के एंगल से आप एक बेटर सिचुएशन, एक्सपीरियंस है हाउ टू टैकल द सिचुएशंस, ठीक है। तो मैंने मेरे तरफ से कर लिया है सर, देखो सारे लिमिट, सारे नंबर्स जहां जहां हैं सब मैंने आपको एक जगह दिए हैं। अब ये एक जगह क्यों दिए हैं, ताकि आप बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ पाओ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, चीजें रिकॉल नहीं होती, तो मैंने अलग से इसलिए दे दिया ना। अब 10 पेज पढ़ने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 पेज आपको 10 बार पढ़ने, इट इज नॉट अ बिग चैलेंज। 10 पेज को 10 बार तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, और 10 बार अगर कोई चीज पढ़ोगे तो भैया रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं हो रही है तो नो कमेंट्स, ठीक है। तो 10 पेज है, 10 बार पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्लियर है। तो रिवीजन नोट्स अवेलेबल है, 271 पेजेस हैं, जिनके पास 2 या 3 दिन है पूरा पूरा पढ़े, पूरे लिमिट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें, ठीक है। और ICSI सजेस्टेड आंसर के कॉम्पाइलेशन फाइल भी अवेलेबल है, सारे पास पेपर अच्छे से एक बार कवर अप करके जाएं। एक आध 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स में टॉपिक्स ही इतने कम है कि अगर उन चैप्टर से फिर से कुछ उनको पूछना रहा तो रिपीट होने के चांसेस ज़रूर हैं, ठीक है। तो आपको 5 पेपर भी पूरे कवर करके जाने, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सेम नंबर तो नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली सेम नंबर सब सेम पूरा रिपीट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट टाइप रिपीट हो सकता है, सेम टाइप का नंबर बदल बदल के क्वेश्चन आ सकता है ये सर, इसीलिए 5 पेपर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर करके जाने, ठीक है। तो ये चारों फाइल्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज वेटेज अवेलेबल है, रिवीजन नोट्स प्रॉपर 271 पेजेस अवेलेबल है, लिमिट फाइल 10 पेज अवेलेबल है, ICSI सजेस्टेड आंसर ऑफ कॉम्पाइलेशन भी अवेलेबल है, ठीक है, सारा अवेलेबल है, बस आप यूज़ करो। और जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, अमित तल्ला क्लासेस ऐप है, आप उस पर आ जाइए, चैट बॉक्स में मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे डाउट्स वगैरह या जो भी प्लानिंग स्ट्रैटेजी या जो भी आपके कंसर्न्स होंगे आप उसके बारे में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और मेरे ऐप में ही स्टडी मटेरियल ऑप्शन में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग का फोल्डर है, उसके अंदर ये चारों फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए सर, तो ये था, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें देखो कवर कर ली हैं, सीक्वेंस आपको बता दिया है, नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको लास्ट में पढ़ने चाहिए वो भी मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज के इससे ही आइडेंटिफाई करके दे दिए। डिस्टिंग्विश के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, 1 to 1 जो पॉइंट्स हैं वो आप पहले पहले लिख सकते हैं, पैराग्राफ स्टाइल में आपको लिखना है, और 2 अलग अलग टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स आ गए ऐसा सोच के अलग अलग सोच के लिखना है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और ICSI के सजेस्टेड आंसर अगर आप देखोगे तो इसी स्टाइल में ही आंसर दिए, कोई 1 to 1 पॉइंट्स ऐसा पॉइंट वाइज प्रॉपर नहीं दिया है, ऐसा आपको लगेगा कि 2 शॉर्ट नोट्स किसी ने आंसर लिख दिए हो, ऐसा है। तो सजेस्टेड आंसर से यही मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने न्यूमेरिकल का भी बता दिया, न्यूमेरिकल उतने ही है सर, उतने ही है, और थोड़ा बहुत अगर आप एग्जीक्यूटिव के न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल होगी तो आप पढ़ लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट की भी तो हल्का फुल्का एग्जीक्यूटिव से पूछ सकती है, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया प्रैक्टिकल जो सिचुएशन बेस्ड है वो तो पढ़ते पढ़ते आपको लिमिट्स या जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ते पढ़ते ही ध्यान देना है कि हाँ यार ये लिमिट है, हाँ यार ये एक सिचुएशन है, तो इसको घुमा के पूछा जा सकता है, पढ़ते पढ़ते आपको बस अलर्ट रहना है सर, आप आराम से कवर अप कर लोगे। और प्रोविजन भी अगर आपको याद आ गई ना सर, आप अच्छे से उसको बना के लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल लेवल में आप हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शॉर्ट या प्लेन क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपका पेपर अगर आप देखोगे ना 70% बहुत ही प्लेन है, प्लेन क्वेश्चन सीधे आंसर, मतलब प्लेन क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट या डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ भी उसमें आंसर बनाना, समझ रहे हो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहते। 70% आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही प्लेन है, अगर आपके पढ़े हुए हैं ना आप बहुत ही जल्दी पॉइंट वाइज अच्छे से सारा आप लिख सकते हो, जैसे जैसे आपको पॉइंट्स रिकॉल होते हैं। तो ये 70 पे ही मैं कह रहा हूँ फोकस करो। अगर आपने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, सारे शॉर्ट नोट, सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए और जो इंपॉर्टेंट है जैसे पार्ट भी है उसको 2 बार रिवाइज कर लिया अगर, तो फिर मेरे ख्याल से ये 70 वाले पे आपको ध्यान देना है,
डोंट गेट बॉक डाउन बाय वो 10 मार्क्स। जो काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट टाइप बिहेव करते हैं कि सर वो 10 मार्क्स, अरे 10 मार्क्स आपको फेल नहीं करेगा, 10 मार्क्स आपको फेल नहीं कर सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। भले आप अपने माइंड में उसको ब्लेम करोगे, पर सिर्फ 10 मार्क्स की वजह से आप फेल नहीं हो सकते। आप 70 को भूल गए, आप 70 पे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, इस वजह से आप फेल हो सकते हो। तो 70-75 जो है सर, उसको अच्छे से कवर करो, डिटेल कवर करो, सबको पॉइंट्स के पंच वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो, पंच वर्ड्स को एटलीस्ट मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। पंच वर्ड्स भी रिकॉल हो गए ना सर, पंच वर्ड्स को लाइन से मतलब आप पॉइंट्स बना बना के आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। कोशिश करो वही पंच वर्ड्स एटलीस्ट इंक्लूड कर लो, टेक्निकल जो उस टॉपिक से रिलेटेड पंच वर्ड्स हैं एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट दैट इन योर आंसर, उतना काफी है। और ग्रामेटिकली जो भी है लिखोगे, इट शुड बी वेरी करेक्ट। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर उसका इंटरप्रिटेशन ही अलग निकलता है तो सर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रामेटिकली यू हैव टू बी करेक्ट एंड यू हैव टू ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी पंच वर्ड्स, एज मेनी टेक्निकल वर्ड्स ऑफ कैपिटल मार्केट एज पॉसिबल। तो आपको मतलब इम्प्रोवाइज मतलब अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा आपके आंसर्स का, ठीक है। तो ऐसा है। और जहां जहां आप चीजों को कंबाइन कर सकते हो, कॉमन पॉइंट्स है, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे आप पढ़ोगे 4-4, 5-5 में प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, तो प्राइवेट प्लेसमेंट किसी भी सिक्योरिटी का हो, मोर और लेस पॉइंट सेम होते हैं। जितने भी सिक्योरिटीज का आईपीओ है, जितने भी एक्सचेंजेस पे आप आईपीओ पढ़ते हो, मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म, और भी जितने भी आप आईपीओ पढ़ते हो, पब्लिक इश्यूज जितने भी पढ़ते हो, मोर और लेस सब में सेम पॉइंट होते हैं। तो आप दिमाग लगा सकते हो, एक बार बैठ के कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हो और कॉमन को समझ रहे हो, उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। हर जगह कॉमन पॉइंट्स आप लिख सकते हो, तो आपको बहुत चीज़ें धीरे धीरे आपको चीज़ें सिंप्लीफाई होने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, और जो मेरे लेक्चर बायर्स हैं सर, उनको चार्ट बुक दी गई है। तो जिन बच्चों के पास मेरी चार्ट बुक है, 180 पेजेस की चार्ट बुक है, आप चार्ट बुक से रिवाइज कर सकते हैं, आप चार्ट बुक से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी डिटेल्ड चार्ट बुक है, कलर चार्ट बुक है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और 180 पेजेस की है, तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी डिटेल्ड है वो। तो आप चार्ट बुक से भी रिवाइज कर सकते हो इफ़ यू हैव माई चार्ट बुक, ठीक है। फ्री नहीं है सर वो, इसलिए मैं दे नहीं सकता आपको, पेड ही है, फिजिकल ही देता हूँ मैं। तो वो अब उसका टाइम निकल गया है। जो जून 22 वाले बच्चे हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, दिसंबर 21 वालों का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बताया ही नहीं, आप रिविजन नोट से ही रिवाइज करो। रिविजन नोट्स भी अच्छे ही हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चार्ट बुक जिनके पास है दे कैन यूज इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आई हैव कवर्ड द मेजर टॉपिक्स, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो सकता है, बाकी कुछ अगर मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सर, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो लाइक करना और जो भी है कनेक्टेड रहना। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, नोट में पे अवेलेबल है सर, मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। बस गूगल कर लेना सर, अमित तलड़ा CFL फ्री नोट्स। अमित तलड़ा फ्री नोट्स भी आपने लिख दिया ना, आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। कुछ भी मतलब समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव के बच्चों की तरह बिहेव मत करना। यू कैन सर्च, गूगल कर लो अमित तलड़ा फ्री नोट्स CS प्रोफेशनल, आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बी इन टच। जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऐप पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐप पे आ ही जाओ, नोट्स के लिए आ ही जाओ। और कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप ऐप पे चैट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।